आज की कहानी है मिट्टी के बर्तन। अरे साहब जी, ये सब सामान आप मॉल में लेंगे तो 1000 रुपया से कम नहीं मिलेगा। हम तो फिर भी बहुत कम दाम लगा रहे हैं। 90 रुपया सुराही का और 70 रुपया गमला का। मेहनत भी तो देखिए ना साहब। देख भाई, मैंने पहले ही बोला 100 रुपये से 1 रुपया भी ज़्यादा नहीं दूंगा। देना है तो बोल, वरना टाइम वेस्ट मत कर। अगर हिसाब नहीं बैठ रहा हो तो। यह कहते हुए वह खिड़की का शीशा ऊपर करते हुए गाड़ी को आगे बढ़ाने लगा। हाथ आया ग्राहक फिसलते देख गुरहु उठ खड़ा हुआ और सुराही व गमला खिड़की की ओर बढ़ा के बोला, अरे कोई बात नहीं साहब, बुरा काहे मानते हैं। आप 100 में ही ले जाइए। आप पहले ग्राहक हैं सुबह से, ये लीजिए। कहकर उसने खिड़की से दोनों सामान दिए। बदले में उसे 50-50 के 2 नोट मिले। 160 रुपए की उम्मीदों पर जो 100 रुपए ने पानी फेरा, वो 2 दिनों के बाद बिक्री होने के संतोष के आगे रफू चक्कर हो गया। उन नोटों को हाथ में लहराते हुए, आंखों में विजयी भाव लिए, वह अपनी पत्नी पार्वती की तरफ बढ़ा। पार्वती भी अपनी मुस्कान रोक ना सकी। पास आके उसने पार्वती के कंधे पर हौले से हाथ रखते हुए कहा, अब तो खुश। गुरहु अपनी बीवी पार्वती और अपने 3 बच्चे सूरज, मुन्नी और गुड़िया के साथ, जिनकी उम्र करीब 6 से 8 साल के बीच में थी, सड़क के किनारे अपने मिट्टी के बर्तन बेचता था। मेट्रो पुल की छाया उसका शोरूम होती थी और रात में वही छाया बेडरूम। सारा परिवार उसका हाथ बटाता था, पर गुजारा कैसे होता था इसकी आप बीती वही जानते थे। पैसे हाथ में लिए अभी मिनट भर ही हुआ था कि राजू ने चिल्लाकर कहा, आज तो उधार मिलेगा ना गुरहु भाई। अब तो पैसे भी आ गए। अरे मिल जाएंगे राजू भाई, कहाँ भागे जा रहे हैं। पूरी गर्मी हम भी यहीं, तुम भी यहीं, और तुम्हारी ये जूस की मशीन भी। उधर पार्वती ने जल्दी से मुन्नी को आवाज़ दी, जो सूरज और गुड़िया के साथ पत्थरों को गिनने वाला कोई खेल खेल रही थी। सुन, जल्दी से
ये 50 रुपया ले और सड़क के उस पार से 1 किलो चाउर, 5 रुपया में मिर्चा और 10 रुपया के प्याज ले आ। 14 रुपया वापस भी। पत्थरों पर अपने भाई बहनों की ईमानदारी के भरोसे छोड़कर जाना आसान काम ना था, पर कोई चारा भी ना था। इसलिए मुन्नी दौड़ते हुए सड़क पार चली गई। इसमें से 50 रुपया बचाई लेना, गुरुहू ने पार्वती से कहा और वापस बर्तनों के ढेर के सामने बैठ गया। 100 रुपये की बिक्री ने उसे शाम तक बैठने की ऊर्जा दे दी थी। गुरुहू के ओपन शोरूम के आसपास बहुत सी दुकानें थीं। मेट्रो गेट के पास गोलगप्पे की, चाट पकौड़ों की, ईयरफोन्स की और भी बहुत सारी, मगर इनमें से गुरुहू के जान पहचान की सिर्फ 2 दुकानें थीं। एक तो राजू गन्ने जूस की दुकान और दूसरी पंडित जी चना वाले। राजू गर्मी के मौसम में गन्ने का जूस बेचता था और सर्दी में चाय। पंडित जी सिर्फ चने के सहारे जीवन काट रहे थे। दोनों ही गुरुहू के बच्चों को स्नेहवश अपनी दुकान से कुछ ना कुछ खाने पीने को देते रहते थे। गुरुहू का भी इनकी दुकान से लेन देन का रिश्ता चलता रहता था। अभी कल शाम ही पंडित जी ने गुरुहू को समझाया था, देख, तेरा नाम रामशीष है और तेरे नाम में ही भगवान है। भगवान के बिना ये दुनिया बेकार है, इसलिए उदास ना हो, मेहनत कर, सब ठीक हो जाएगा। अपने नाम का मतलब तो गुरुहू को पहले भी पता था, मगर असली गर्व का एहसास उसे कल हुआ। मन ही मन उसने अपने माँ बाप को नमन करके धन्यवाद दिया। अपनी पत्नी पार्वती का नाम सोच के तो उसका गर्व दोगुना हो गया। वह सोचने लगा कि जब मैं भी बाकी लोगों की तरह ही भगवान का हिस्सा हूँ तो दुख किस बात का। अगले कुछ घंटे उसने इन्हीं प्रतीकात्मक नामों के गर्व के एहसास के सहारे व्यतीत किए, पर जब 2 दिन तक एक भी बर्तन नहीं बिका तो उसे मिट्टी के भगवान की वास्तविकता पता लगी। रात के करीब 9 बजे होंगे। आधी से ज़्यादा दुकानें बंद हो चुकी थी।
गुरु भी सारा सामान समेट रहा था। पार्वती चूल्हे पर खाना बना रही थी। बच्चे खाट पर बैठकर आपस में कुछ खेल रहे थे। अचानक एक नीले रंग की कार ठीक सामने आकर रुकी। कार के अंदर से 2 20-22 साल के लड़के बाहर निकले और इधर उधर मुआयना करने लगे। उनमें से एक लड़के ने आवाज लगाई, भाई साहब, ये परिवार आपका ही है क्या? गुरु, जो अब तक बेफिक्र होकर बर्तन समेट रहा था, अचरज का भाव लिए उठ खड़ा हुआ और बोला, हाँ साहब जी, बोलिए, हमारा ही परिवार है, कोई बात है क्या? अरे नहीं, दरअसल मेरा नाम अनिकेत है और ये मेरा दोस्त राजीव। हम दोनों ही MMM कॉलेज से PhD कर रहे हैं। हमें हमारी थीसिस पूरी करनी है। हमारी थीसिस का सब्जेक्ट है पॉवर्टी ऑन रोड, मतलब सड़क पर जो गरीब लोग रहते हैं उनके बारे में शोध करना है। इसलिए उनके साथ कुछ वक्त गुजारना चाहते हैं और बहुत से लोगों से मिल भी चुके हैं। काफ़ी कुछ जानने को मिला है। आप आखिरी हैं। वापस जाते समय आप दिख गए तो सोचा कुछ और कंटेंट मिल जाए। काफ़ी प्रयास करने के बाद भी गुरु तो इतनी बातों में बस इतना समझ आया कि ये लोग उसके साथ कुछ देर रहेंगे, कुछ लिखेंगे और चले जाएंगे। उसने पार्वती की तरफ देखा। वह भी उसको प्रश्नवाचक निगाहों से देख रही थी, मानो पूछ रही हो, कहीं कुछ बखेड़ा तो खड़ा नहीं होगा। पर गुरु ने उसे आंखों ही आंखों में निश्चिंत करते हुए मानो जवाब दिया, अरे नहीं, 20-22 साल के लड़के हैं, पढ़ने वाले लगते हैं। अपने मर्द पर भरोसा रख, कुछ नहीं होगा। गुरु ने उन दोनों को सिर हिलाकर स्वीकृति दी। खाट पर बैठने का इशारा भी किया और फिर बचा खुचा बर्तन समेटने चला गया। बच्चों की आंखों में कौतूहल था। अनिकेत ने इस कौतूहल का सामना स्नेह से किया और मुन्नी के सिर पे हाथ फेरते हुए आवाज दी, अरे ओ गन्ने वाले भाई साहब, ज़रा 7-8 गन्ने का जूस लाइए। मिनटों में राजू हाजिर हुआ और इशारा पाकर सबको
जूस देने लगा। राजू को जूस देते वक्त उसे गुरहु की आंखों में गर्व का भाव दिखा, मानो वह कह रहा हो, हमारी भी पहचान ऐसे लोगों से है जिनके पास गाड़ी है। 10 बज रहे थे। अनिकेत ने गुरहु की रोज़मर्रा की जिंदगी के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया था। पल पल जिंदा रहने के लिए जो संघर्ष था उसका भी अनुमान लगा लिया था। गुरहु भी अब काफ़ी सहज हो गया था। गाड़ियों के शीशे के पीछे बैठा इंसान अब उसके सामने बैठा था। काफ़ी बातचीत के बाद गुरहु ने कहा, साहब, इतना तो पता लग गया कि हमसे जानकारी लेके उसका अपनी पढ़ाई में इस्तेमाल करेंगे, मगर अभी तक आपने कछु लिखा तो नहीं। अरे अंकल जी, आप टेंशन मत लो, हम न्यूज़ चैनल वाले नहीं हैं जो सब कुछ लिखते रहेंगे। आप बस ऐसे बात करते रहिए आराम से, बस इतना ही काफ़ी है। अब तो मैं सोच रहा हूँ यहीं आपके पास रात गुजारूं। क्यों राजीव? राजीव जो अब तक सहायक विद्यार्थी की भूमिका में था, अचानक बिफर पड़ा। क्या बोल रहा है यार? वैसे ही सारा दिन घूम घूम के परेशान हो गए और तू नया शगुफा छोड़ रहा है। रहने दे भाई, मुझे नहीं करनी पीएचडी, बख्श दे मुझे। राजीव का गुस्सा चढ़ते देख अनिकेत ने उसे संभाला और आखिरकार उसे मना ही लिया। पर समझ नहीं आ रहा सोएंगे कहाँ। मैं तो बोलता हूँ गाड़ी में ही सो जाते हैं, राजीव ने कहा। साहब जी, सोने की दिक्कत तो है ही नहीं, गुरहु ने खाट पर हाथ मारा। हमारे पास 2 खाट हैं, आप दोनों एक में सो जाइए, एक पर पार्वती और बच्चे। दोनों खाटों के बीच में मैं सो जाऊंगा, पर आप नीचे। इस बार गुरहु ने अनिकेत को बीच में ही काट दिया। अरे क्या हो गया? हम तो वैसे भी कबो कबो नीचे सो ही जाते हैं। आप टेंशन मत लीजिए, आराम से सो जाइए, हम खाना निकलवाते हैं। माटी के बर्तन में खाएंगे तो स्वाद लगेगा। अरे नहीं, तकलीफ मत उठाइए, हम खा कर आए हैं, आप लोग खा लीजिए, अनिकेत ने कहा। रात के करीब 11:30
बज रहे होंगे। अनिकेत और राजीव एक खाट पर, गुरहु दूसरी खाट पर लेटा हुआ था। लाख मना करने के बाद भी पार्वती बच्चों के साथ नीचे सो गई थी। राजीव किसी तरह शरीर पर तालियां बजा के करवटें बदल बदल कर सो रहा था। अनिकेत और गुरहु एक दूसरे की तरफ मुंह करके बातें कर रहे थे। तो अंकल जी, अगर आपका असली नाम रामाशीष है तो गुरहु नाम कैसे पड़ गया? अब क्या बोले साहब जी, हमारे जन्म से पहले हमारी अम्मा के 5 बच्चे हुए और सब भगवान को प्यारे हो गए। तब हम हुए और हमारे अम्मा बाबूजी ने हमारा नाम गुरहु रख दिया। वो कहा है कि हमारे गांव में मानते हैं कि अगर बच्चे जी ना रहे हों तो खराब नाम रखने से बच्चा जी जाता है। हैं? ये कौन सी बात हुई? अनिकेत ने हंसते हुए पूछा। अब जो है सो है, क्या कर सकते हैं। फिर हमारी अम्मा ने हमारा नाम रामाशीष रखा, गुरहु ने कहा। अच्छा, तो आपके परिवार के बाकी लोग क्या करते हैं? आपके मम्मी पापा। और आपने पढ़ाई कहाँ तक की? ये माटी ही हमारे सारे पूर्वजों का पेट पालती आई है। हमारे बाबूजी गांव के कोहार थे। अम्मा भी उनका हाथ बटाती थी। गांव के ब्याह शादी और तीज त्योहार में दिया देकर हमारा घर चलता था। त्योहार में अनाज मिल जाता था और पहनने को पुराने कपड़े भी। फिर अम्मा चल बसी। बाबूजी भी कुछ दिन बाद में चले गए। पढ़ाई लिखाई हमने किया नहीं था, सो ले दे के यही खानदानी हुनर हमें विरासत में मिला। 6 साल पहले हम पार्वती और मुन्नी को ले दे के दिल्ली आ गए। वो कहा है कि पार्वती से हमारा ब्याह बचपन में हो गया था। दिल्ली क्यों अचानक? अब का बोले, गांव में गुजारा नहीं हो पा रहा था। ब्याह शादी और होली दिवाली में अब माटी का दिया कौन पूछता है। बहुत उम्मीद लगा के यहाँ आए, पर पता लगा कि यहाँ हमारा खानदानी हुनर कौड़ियों के भाव भी नहीं बिकता। ईंटा ढोने की कोशिश किए मगर हो नहीं पाया हमसे। कभी किए नहीं थे ना। जौन कुछ पैसे जमा थे वो मकान के किराए में खर्च हो गए। किराया दे न पाए तो मकान मालिक ने सड़क पर
फेंक दिया। बहुत हो हल्ला भी मचाया। 1-2 दिन इसी मेट्रो के पुलिया के नीचे गुजारे। बहुत परेशान थे, इधर उधर घूम रहे थे। तभी सड़क के किनारे एक आदमी को माटी के बर्तन बेचते देखे तो हम भी सोचे कि ये काम तो हम भी कर सकते हैं, और तब से यही काम कर रहे हैं। कभी पेट भरता है, कभी खाली रह जाता है। अनिकेत का हृदय पसीज उठा। शहर की जिस अंधाधुंध चमक में गांव में घुसकर गुरहु जैसे परिवारों के जीने का सहारा छीना था, वही शहर आज खुद उनको आमंत्रण देने के बाद भी उनका पेट भरने में असमर्थ था। अपनी आवाज में तसल्ली देने वाले भाव लाते हुए अनिकेत ने कहा, चलो अभी दुख काट लो। बच्चे पढ़ लिख लेंगे, बड़े हो जाएंगे तो आगे की जिंदगी संवर जाएगी अंकल जी। अरे कहाँ संवरेगी साहब जी, लगता है आप भी उन रंग बिरंगी किताबों को देखकर धोखा खा गए। वो तो आप जैसे कुछ भले लोग दे गए थे, बोले थे कि बच्चों को पढ़ाना है। अब आप ही बताइए साहब, खाली किताब रखने से थोड़े ही पढ़ाई होती है। वो किताब में एक जगह एक आदमी का फोटो है, माटी का बर्तन बनाते हुए। बच्चे उसे देखकर खुश हो जाते हैं। गुरहु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अनिकेत से आगे कुछ न पूछा गया। गरीबी का दुष्चक्र किसी परिवार को कितनी पीढ़ियों तक फंसा के रखेगा, ये कहना मुश्किल है। वैसे एक बात बोलें साहब जी, हम जब यहाँ पहली बार आए थे तो सोचे थे कि खूब मेहनत करेंगे और एक दिन ऐसी ही शानदार गाड़ी लेंगे। घर नहीं लेंगे किराए पे, क्या फ़ायदा, किराया में पैसा बर्बाद करने का। उसी गाड़ी में रहेंगे, सोएंगे भी रोज़। घर के किराए का पैसा बचा के गाड़ी में पेट्रोल डालेंगे। मगर अब तो ये पक्का हो गया कि इस जन्म में ये पूरा नहीं हो सकेगा। चलो अगला जन्म जिंदाबाद। अनिकेत गुरहु के इन मासूम सपनों को सुन के मुस्कुरा उठा। अचानक उठ के बोला, चलिए अंकल जी, एक काम तो कर ही सकते हैं। आपने मुझे बिस्तर दिया, मेरा भी फर्ज बनता है कि एक रात के लिए ही सही आपको अपने सपनों वाली नींद दूं। चलिए आइए। अरे साहब जी, ये सब रहने दीजिए, हमारा ये मतलब नहीं था, आप छोड़िए ये सब। गुरहु की बात काटते हुए
अनिकेत ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, अब ज़्यादा सवाल जवाब नहीं, सब जाग जाएंगे। आपको आपकी माटी की कसम, चलिए। अरे साहब जी, आप फालतू परेशान हो रहे हैं, आराम से सो जाइए, रात बहुत हो गई है। सुबह सुबह यहाँ भीड़ भाड़ हो जाती है, आपको सुबह उठ के गाड़ी को साइड करना पड़ेगा, गुरहु ने कहा। पर अनिकेत तो जैसे ठान चुका था, वो मैं कर लूँगा अंकल, आप बस गाड़ी में सो जाइए। यह कह के उसने गाड़ी की चाबी जेब से निकालकर गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया। ना नुकुर करते हुए गुरहु ने सामने की ओर देखा। सामने उसके सपनों की दुनिया खुली पड़ी थी। अनिकेत खाट पर सोया था, गुरहु गाड़ी में। जिंदगियों ने जैसे आपस में समझौते कर लिए थे। 1 घंटे तक तो गुरहु ने अपने आसपास की हर चीज़ का मुआयना किया। सीट के ऊपर खुद को उछाल उछाल कर देखा, मखमली आराम महसूस किया। अचानक दिल में ख्याल आया कि पार्वती को बुला ले, आखिर उसका भी तो हक बनता है। मगर फिर सोचा कि कहीं साहब जी को बुरा न लग जाए, और फिर पार्वती को इन सब चीज़ों का शौक नहीं। गुरहु खुश था, चाहे 1 दिन के लिए ही। आज इतने दिनों के बाद 100 रुपये और उसके बाद पहली बार कार में ना सिर्फ बैठने बल्कि सोने का सपना सच होने पर उसने चैन की नींद ली। अनिकेत को अंदाज़ा भी न था एक इतनी छोटी सी चीज़ किसी दूसरे इंसान को इतनी खुशी दे सकती है। सुबह हुई और अनिकेत उठकर गुरहु से विदा लेकर उससे 160 का एक मिट्टी का बर्तन भी लेकर गया और गुरहु को एक और दिन की खुशी देकर चला गया।